अमरावती की सांसद नवनीत राणा हाल ही के दिनों में लगातार सुर्खियों में रही हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से वह आर पार की लड़ाई लड़ चुकी हैं। उद्धव के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करते ही उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। यहाँ तक कि उन्हें पति रवि राणा के साथ जेल भी जाना पड़ा था। यह सब अभी कुछ ही समय पहले हुआ है, लेकिन इतने ही समय में महाराष्ट्र के हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। उद्धव ठाकरे की कुर्सी कभी भी जा सकती है। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने उनका हाल बेहाल कर दिया है। उद्धव ठाकरे पिता बाल ठाकरे की बनाई शिवसेना पर कंट्रोल खो चुके हैं। दूसरों की तो नहीं कह सकते, लेकिन उद्धव सरकार पर छाए संकट ने नवनीत राणा को जरूर उत्साहित किया है। दिल्ली में उनका फिल्म पुष्पा का मैं झुकेगा नहीं वाला पोज बहुत कुछ कहता है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर मंडरा रहे खतरे पर अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने पुष्पा स्टाइल में तंज कसा है। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के मौके पर पहुंची नवनीत राणा मीडिया के सामने पुष्पा स्टाइल में दिखी। उनकी ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन उनकी इस अदा को शिवसेना में जारी अंतर्कलह और उद्धव सरकार पर आए संकट से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें, उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने के चलते वे विवादों में आ गई थी। उन्हें अपने विधायक पति रवि राणा के साथ जेल तक जाना पड़ा था। हालांकि जेल से बाहर निकलने के बाद भी नवनीत राणा के तेवरों में कोई बदलाव नहीं आया। वह उद्धव पर लगातार हमला बोलती रहीं। उन्होंने उद्धव को लोगों के बीच जाकर चुनाव जीतकर दिखाने की चुनौती भी दी है। हनुमान चालीसा प्रकरण के बाद से शिवसेना की कट्टर हिंदुत्व वाली छवि को नुकसान पहुंचा है। इसके चलते सरकार को तीखे विरोध का सामना करना पड़ा है। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे भी कह चुके हैं कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में सबसे ज्यादा नुकसान पार्टी को हुआ है। वह अपने मूल एजेंडे से हट गई है। शिंदे ने मंगलवार को उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया था। उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए उन्होंने यह भी बोला कि यह सरकार तो अपने ही कर्मों से गिर जाएगी। नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि इस सरकार का जनता से संपर्क टूट चुका है। उधर उद्धव के भाई राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी MNS ने भी मुंबई में तंज कसते हुए कई पोस्टर लगाए हैं। मराठी में लिखे गए पोस्टर में लिखा है, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। इस पोस्टर में आक्रामक अंदाज में राज ठाकरे की तस्वीर नजर आ रही है। बता दें, राज ठाकरे ने अपने चाचा बाला साहब ठाकरे से मतभेद के चलते 2005 में शिवसेना को छोड़ दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने उड़ीसा की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान हुआ है। दोनों ही पक्ष अपने अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन की अपील कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से बात की है। जानकारी के मुताबिक नड्डा ने दोनों नेताओं से द्रौपदी मुर्मू को सर्वसम्मति से समर्थन देने की अपील की है। जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, फारूक अब्दुल्ला और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से फोन पर बात की। नड्डा ने सभी से द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने का अनुरोध किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि नड्डा सभी नेताओं से कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के चयन के लिए कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र और समाज हित के लिए सर्वसम्मति से चयन होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से फोन पर बात की और उनसे राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की है। द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल करने से पहले खुद ही तीनों प्रमुख विपक्षी नेताओं से बात की थी। सूत्रों ने बताया है कि सोनिया, ममता और पवार ने मुर्मू को आगामी चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी हैं। नामांकन के दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और सहयोगी दलों के नेता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी नेताओं के अलावा वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी, ओडिशा के बीजू जनता दल के 2 मंत्री, उनके नेता संबित पात्रा, अन्ना द्रमुक नेता ओ पनीर सेल्वम, थम्बी दुरई, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह भी मौजूद थे।
राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए प्रत्येक सेट में निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। चुनाव जीतने पर मुर्मू देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति पद का मतदान 18 जुलाई को होगा। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। बता दें, आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की रहने वाली हैं। वह 2002 से 2009 के बीच 9 साल तक उड़ीसा विधानसभा की सदस्य रहीं। उन्होंने 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के आवेदन में छत्तीसगढ़ के करीब आधा दर्जन नेता प्रस्तावक और समर्थक बने हैं। मुर्मू के राष्ट्रपति पद के आवेदन में राज्य के प्रस्तावकों में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे और राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम शामिल है। वहीं समर्थकों में विधायक ननकीराम कंवर, डमरूधर पुजारी और पुन्नूलाल मोहले शामिल है। एनडीए उम्मीदवार मुर्मू यदि चुनाव जीत जाती हैं तो वे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। यह प्रदेश के राजनीतिक समीकरण के लिहाज से भाजपा के पक्ष में है। यही कारण है कि प्रदेश से प्रस्तावक और समर्थक के लिए सांसदों और विधायकों के चयन में राजनीतिक समीकरण तलाशा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि भले ही चुनाव राष्ट्रपति का है, लेकिन समर्थक और प्रस्तावक बनाने में प्रदेश के चुनावी समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के 3 एसटी, 1 एससी और 1 सामान्य वर्ग को शामिल किया गया है। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में 29 एसटी और 10 एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। 2018 के चुनाव में भाजपा को इसमें से क्रमशः 2 और 1 सीट ही मिली है। माना जाता है कि इन्हीं दोनों वर्गों का साथ नहीं मिलने के कारण भाजपा को प्रदेश में अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। इसी कारण भाजपा पिछले करीब 1 वर्ष से इन दोनों वर्गों के वोटरों को साधने में जुटी हुई है। पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 2 बार बस्तर संभाग का दौरा कर चुकी है। प्रदेश में भाजपा के 9 सांसद, 2 राज्यसभा सदस्य और 14 विधायक हैं। सांसदों में 1 एससी, 3 एसटी और 1 सामान्य और बाकी 4 ओबीसी वर्ग से हैं। राज्यसभा के 2 सदस्यों में 1 सामान्य और 1 एसटी वर्ग से हैं। वहीं विधायकों में 2 एसटी और 1 एससी है। प्रदेश में भाजपा लगातार 3 चुनाव जीतकर 15 वर्षों तक सत्ता में रही। 2003 और 2008 के चुनाव में एसटी वर्ग ने ही भाजपा को सत्ता सुख दिया। 2003 में 34 में से 25 सीटें भाजपा के खाते में गई, जबकि 2008 में 29 में से 19 सीटें भाजपा को मिली। लेकिन 2013 और 2018 के चुनाव में इस वर्ग ने पाला बदल दिया। 2013 में 18 और 2018 में 27 सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा, भाजपा ने आदिवासी समाज की नारी शक्ति का अद्वितीय सम्मान किया है। द्रौपदी मुर्मू भारत में आदिवासी समाज से पहली राज्यपाल बनी और वे भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। शिक्षक से लेकर राज्यपाल और अब राष्ट्रपति पद का सफर उनकी योग्यता का प्रतिफल है। भाजपा अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों का सम्मान करते हुए यह चाहती है कि सभी को समान अवसर मिले। इसलिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराधिकारी के रूप में भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू का चयन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। साल 2002 के गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर समाचार एजेंसी एएनआई से खास बातचीत की है। उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी के उस दर्द को भी बताया है। अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज किया है। आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह सिद्ध कर दिया है कि सभी आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। उन्होंने आगे कहा कि आज जब अंत में सत्य सोने की तरह चमकता हुआ आ रहा है तो अब आनंद आ रहा है। उन्होंने एससी के फैसले, मीडिया की भूमिका, गैर सरकारी संगठनों के, राजनीतिक दलों, न्यायपालिका में मोदी के विश्वास बात की। उन्होंने कहा कि 18-19 साल की लड़ाई देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतार कर सहन कर लड़ता रहा और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह चमकता हुआ आ रहा है तो अब आनंद आ रहा है।
उन्होंने कहा कि मैंने मोदी जी को नज़दीक से इस दर्द को झेलते हुए देखा है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी तो सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन तब किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं किया था और हमने कानून को सहयोग दिया और मेरी भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था। जिन लोगों ने मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्हें मोदी जी और बीजेपी नेता से माफ़ी मांगनी चाहिए। गुजरात दंगों में सेना को नहीं बुलाने के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, हमने कोई लेट लतीफ़ी नहीं की। जिस दिन गुजरात बंद का ऐलान हुआ था उसी दिन हमने सेना को बुला लिया था। गुजरात सरकार ने एक दिन की भी देरी नहीं की थी और कोर्ट ने भी इसका प्रोत्साहन किया है। लेकिन दिल्ली में सेना का मुख्यालय है, तब इतने सारे सिख भाइयों को मार दिया गया। 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। कितनी एसआईटी बनी? हमारी सरकार आने के बाद एसआईटी बनी। ये लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं। गुजरात दंगों को रोकने के पुलिस और अधिकारियों के कथित कुछ न कर पाने के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी विरोधी राजनीतिक पार्टियां कुछ विचारधारा के लिए राजनीति में आए पत्रकार और एनजीओ ने मिलकर आरोपों का इतना प्रचार किया। इसका इकोसिस्टम इतना मजबूत था कि लोग इनको ही सत्य मानने लगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी एसआईटी के सामने कोई नाटक करते हुए नहीं गए थे कि मेरे समर्थन में आओ और धरना दो। हमारा मानना था कि हमें कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। अगर एसआईटी सीएम से सवाल करना चाहती है तो सीएम खुद सहयोग करने को तैयार है, तो फिर आंदोलन किस चीज़ का? गृह मंत्री ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जाकिया जाफरी किसी और के निर्देश पर काम करती थी। एनजीओ ने कई पीड़ितों के हलफनामे पर हस्ताक्षर किए और उन्हें पता भी नहीं है। सब जानते हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ ये सब कर रही थी और उस समय की आई यूपीए की सरकार ने एनजीओ की बहुत मदद की है। गुजरात में हमारी सरकार थी, लेकिन यूपीए की सरकार ने एनजीओ की मदद की है। सब जानते हैं कि ये केवल मोदी जी की छवि खराब करने के लिए किया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रेन में आग लगने के बाद की घटनाएं पूर्व नियोजित नहीं बल्कि स्वप्रेरित थी और तहलका द्वारा स्टिंग ऑपरेशन को भी खारिज कर दिया, क्योंकि इसके आगे पीछे का जब फुटेज आया तब पता चला कि ये स्टिंग राजनीतिक उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल जरूर बना है। हमने देश के हर गाँव में सबसे पहले 24 घंटे बिजली पहुँचाने का काम किया है। देश के अंदर 12 साल में शून्य और ड्रॉप आउट अनुपात और प्राथमिक शिक्षा में 99% से अधिक बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया गया। जहां तक दंगों का सवाल है तो आप 5 साल बीजेपी और कांग्रेस के शासनकाल की तुलना करें तो पता चल जाएगा कि किसके शासनकाल में अधिक दंगे हुए। मोदी जी ने उदाहरण पेश किया कि कैसे संविधान का सम्मान किया जा सकता है। कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में मारे गए 68 लोगों में शामिल थे। इससे एक दिन पहले गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे। इन घटनाओं के बाद ही गुजरात में दंगे भड़क गए थे। इन दंगों में 1044 लोग मारे गए थे, जिसमें से अधिकतर मुसलमान थे। इस संबंध में विवरण देते हुए केंद्र सरकार ने मई 2005 में राज्यसभा को सूचित किया था कि गोधरा कांड के बाद के दंगों में 254 हिंदू और 790 मुस्लिम मारे गए थे। शीर्ष अदालत ने जाकिया की याचिका पर पिछले साल 9 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान एसआईटी ने कहा था कि जाकिया के अलावा किसी ने भी 2002 दंगे मामले में हुई जांच पर सवाल नहीं उठाए हैं। इससे पहले जाकिया के वकील ने कहा था कि 2006 मामले में उनकी शिकायत है कि एक बड़ी साजिश रची गई, जिसमें नौकरशाही की निष्क्रियता और पुलिस की मिलीभगत और अभद्र भाषा एवं हिंसा को बढ़ावा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।